हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CHD सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लॉ टॉपिक की थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में अगेन हम लोग 5 केसेस को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो इसी पर्टिकुलर चैप्टर मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ के इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के चैप्टर के हम लोग ऑलरेडी 10 केस कवर कर चुके हैं अपने पिछले 2 लेक्चर्स में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, बहुत एंजॉय किया होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आज इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले जो हम लोग केस पढ़ेंगे बच्चे, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है केस नंबर 21। और ये केस नंबर 21 कहाँ पर का है आपको पता है, आपके मॉड्यूल का है केस नंबर 21। और ये केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। कहते हैं MC मेहता एंड यूनियन ऑफ अदर्स का ये पर्टिकुलर केस है। और आपने इस पर्टिकुलर केस के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इन द ईयर 2017 आपको शायद पता हो, ध्यान हो या ना हो, मेरे को ऐसा आइडिया नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मोटर व्हीकल्स लाइक 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में BS3 इंजन लग कर आता था। BS का मतलब यहाँ पे क्या है, भारत स्टेज। और BS3 इंजन के व्हीकल्स आते थे टिल 31 मार्च 2017, और उसके बाद से BS4 इंजन आने लग गए। अगर मैं इस 2017 में पीछे जाऊं तो मेरे को लगता है कि आपको शायद ध्यान हो कि 2017 में 2-3 दिन ऐसे आए थे जब मोटर व्हीकल्स बहुत सस्ती हो गई थी। लाइक 70-80 हज़ार रुपये की बाइक आपको 40-50-45 हज़ार रुपये में, 35 हज़ार रुपये में मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि 1 अप्रैल 2017 से मार्केट में BS3 इंजन की बाइक ना ही बनेंगी ना ही बिकेंगी। BS4 इंजन पे हम शिफ्ट कर गए थे। और BS4 इंजन पे शिफ्ट करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि फ्यूल एफिशिएंसी उस BS4 इंजन की बहुत अच्छी थी, प्लस जो पॉल्यूशन व्हीकल्स के थ्रू हो रहा था वो BS4 इंजन में बहुत हद तक रिड्यूस हो रहा था। इस वजह से गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि 1 अप्रैल 2017 से BS3 इंजन बनने बंद हो जाएंगे, BS4 इंजन बनेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हुआ कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो मोटर व्हीकल्स बना रही थी, उन्होंने ये बोला कि ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं, 1 अप्रैल 2017 से हम BS3 मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, BS3 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ही नहीं, हम BS4 की ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन जो लॉट हमारे पास ऑलरेडी BS3 इंजन का बना हुआ पड़ा है, जो मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड इंजन फिटेड व्हीकल्स हैं जिसमें BS3 इंजन लगा हुआ है, कम से कम उसको बेचने की परमिशन तो दे दीजिए। मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बट जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी BS3 का पड़ा हुआ है उसको बेचने की हमको परमिशन दे दी जाए। क्योंकि अगर बेचने की परमिशन हमको नहीं मिलेगी तो इन दैट सिचुएशन सर हमको बहुत मॉनेटरी लॉस हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कंटेंशन रखा, गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि आप BS3 इंजन बेच ही नहीं पाओगे, BS3 फिटेड इंजन अगर व्हीकल में आप लगा के बेचोगे तो इन दैट सिचुएशन में उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, RTO के पास उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। 1 अप्रैल 2017 से रजिस्ट्रेशन होगा ही BS4 इंजन वाले व्हीकल्स का। तो ये पर्टिकुलर केस आपके सामने। अब आपको डिसीजन लेना है सुप्रीम कोर्ट की, क्या मोटर व्हीकल्स जिसमें BS3 इंजन लगा है उसको 1 अप्रैल 2017 के बाद से भी क्या बेचना या रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलाउ किया जाए या ना किया जाए। आंसर इज दिस कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आपको ऑलरेडी बहुत टाइम मिल चुका था, आपने क्यों नहीं पहले से तैयारी करके रखी, अब हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन होगा और लोगों की हेल्थ से ज़्यादा आपका मॉनेटरी लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी देखिए लिखा है, कहते हैं केस हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल पे, सुप्रीम कोर्ट बैन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ BS3 व्हीकल्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जो BS3 इंजन वाली व्हीकल्स थी उनको बैन कर दिया और बोला जिनके पास हैं अब उनके पास तो कोई बात नहीं। अब 31 मार्च 2017 से तक जिसके पास थी, जिसने 31 मार्च 2017 तक रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका तो ठीक है, 1 अप्रैल से अब इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कहते ब्रीफ फैक्ट, कहते द सेमिनल इशू इन दिस एप्लीकेशन इज वेदर द सेल, मार्क करना, सेल एंड रजिस्ट्रेशन एंड देयरफॉर द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। कहते हैं जो मेन इशू है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो ये है कि वेदर द सेल एंड रजिस्ट्रेशन, कि क्या सेल और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड देयरफॉर द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स ऑफ सच व्हीकल्स दैट डू नॉट मीट द भारत स्टेज 4 that is BS4 emission standards as on 1st April 2017 takes primacy over the health hazard due to increased air pollution of millions of our country men and women. द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस। कहते हैं इशू ये रेज हुआ कि बताइए कि क्या हम उनके बारे में सोचें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन गाड़ियों के, उन कंपनीज के बारे में सोचें जो ये कंपनीज इन व्हीकल्स को बना रही हैं और कौन से इंजन को फिट करके बना रही हैं BS3, या फिर हम पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचें जहां पे लार्जर पब्लिक इन्वॉल्व है, जहां पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो बट ऑब्वियसली बात है कि अगर हमसे कोई कंपैरिजन करवाता है तो बट ऑब्वियसली बात है हम पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा झुकेंगे, क्योंकि हम ऐसे इंजन को अब रन नहीं करने देंगे जिससे पॉल्यूशन
इंक्रीज हो। ठीक है, कहते हैं आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, डायरेक्शंस गिवन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ऑल्दो ये कोई डिस्प्यूट नहीं थी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक हेल्प मांगी गई थी। कहते द कंट्रोवर्सी रिलेट्स टू द सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2017। ऑन एंड आफ्टर का मतलब तभी मैंने बोला 31 मार्च 2017 तक तो अलाउड था, उसके बाद से वो अलाउड नहीं है। और कंट्रोवर्सी यही है कि क्या सेल या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफ सच व्हीकल्स लेइंग इन स्टॉक with the manufacturers and dealers that meet the Bharat Stage 3 emission standards but do not meet the BS4 emission standard। क्वेश्चन यही है कि बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरर्स के पास हैं, बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी हैं जो शोरूम में खड़ी हुई हैं, डीलर के पास हैं, बट BS3 इंजन फिटेड है। अब BS3 फिटेड इंजन तो बेच नहीं पाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई है कि सर हमको अलाउ किया जाए। हाँ, ये भी मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि सर हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे अब, लेकिन जो बनी हुई ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक कमोडिटी है उनको बेचने की परमिशन दी जाए। ब्रीफली अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स, कहते हैं अगर मैन्युफैक्चरर्स की बात को सुना जाए तो मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं दे आर एंटाइटल्ड टू मैन्युफैक्चर सच व्हीकल्स टिल 31 मार्च 2017 एंड दे हैव डन सो। कहते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन, जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई थी उसके रिगार्डिंग हम लोग को 31 मार्च 2017 तक मैन्युफैक्चरिंग करना अलाउड था। हम इसमें कोई गलत नहीं मानते, हमको अलाउड था, हम मान रहे। 1 अप्रैल 2017 से इनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी अलाउड नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भी नहीं। सर सेल और रजिस्ट्रेशन करवाने दीजिए। In so doing, they say that they have not violated, कहते हैं they have not violated any prohibition or any law. Hence, the sale and registration of such vehicles on and from 1 April 2017 ought not to be prohibited. लेकिन मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं सर उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ध्यान से अगर देखें तो हमको रजिस्ट्रेशन और सेल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। हमको ये बोला गया था 31 मार्च 2017 से मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दीजिएगा। दे से दैट दे विल नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग एनी व्हीकल दैट डज नॉट कंप्लाई विद BS4 एमिशन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2017। वो कहते हैं सर हम इस चीज़ की कंफर्मेशन देते हैं कि हम बिल्कुल मानते हैं कि हम इस दिन के बाद से 1 अप्रैल 2017 के बाद से BS4 इंजन ही बनाएंगे, BS3 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। And therefore the only issue is the sale and registration of the existing stock of such vehicles that comply with BS3 emission standards। तो मेन जो इशू है वो है ही किसका, कहते हैं वो मेन इशू तो है एग्जिस्टिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसको सेल करने का जिसमें BS3 इंजन लगा हुआ है। They say that they may be given reasonable time to dispose of the existing stock of such vehicle। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनको एक रीजनेबल टाइम दे दिया जाए और उस रीजनेबल टाइम में वो अपना बचा हुआ स्टॉक सेल कर पाए। ऑन दी अदर हैंड अकॉर्डिंग टू द लर्नेड एमिकस, कहते हैं अगर हम, ये तो बात हुई मैन्युफैक्चरर और डीलर्स के कंटेंशन की कि वो क्या चाहते हैं। कहते हैं ऑन दी अदर हैंड अकॉर्डिंग टू द लर्नेड एमिकस, एमिकस मींस एन इम्पार्शियल एडवाइजर टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन अ पर्टिकुलर केस। कहते हैं यहाँ पे इम्पार्शियल एडवाइजर का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करके कि आप एक इम्पार्शियल पर्सन हो, आप किसी की तरफ बायसनेस नहीं दिखाइएगा और आप बिल्कुल फेयर डिसीजन लीजिएगा और बताइएगा कोर्ट को कि इस पर्टिकुलर मैटर में क्या किया जाए। उन्होंने क्या बोला, कहते हैं ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू लर्नड एमिकस permitting such vehicles to be sold or registered on or after 1 April 2017 would constitute a health hazard to millions of our countrymen and women by adding to the air pollution levels in the country, which are already quite alarming। कहते हैं जो लर्नड काउंसिल अपोजिट पार्टी की है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं, या हम ऐसे बोलें कि जिनको अपॉइंट किया गया है एक इम्पार्शियल डिसीजन लेने के लिए, वो कहती हैं कि सर अगर हम लोगों ने 1 अप्रैल 2017 के बाद भी इन BS3 इंजन वाली कमोडिटीज़ को, व्हीकल्स को बेचने की परमिशन दे दी, रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन दे दी, तो ऑलरेडी हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो चुका है। अगर हमने इसको और आगे प्रमोट किया तो इतना एयर पोल्यूशन हो जाएगा कि हमारे लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये हैजार्डियस हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं इट इज हर सबमिशन, हु इज हर इज दिस एमिकस जो लर्नेड काउंसिल अपॉइंट किए गए हैं। कहते हैं इट इज हर सबमिशन दैट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच व्हीकल्स वर फुल्ली अवेयर way back in 2010 that all vehicles would have to be converted into BS4 fuel on and from 1 April 2017। कहते हैं सर 2010 से ही सरकार बोल चुकी थी, 2010 से ही इनको बताया जा चुका था कि आपको BS3 इंजन वाली मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी 1 अप्रैल 2017 से, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से BS4 इंजन फिटेड ही गाड़ियां चलेंगी। कह रहे 2010 में जब बता दिया था तो सर 7 साल इनको मिल गए हैं, 7 साल में इनको तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं की इन्होंने, क्यों लास्ट डे तक इन्होंने इंतजार किया। एंड देयरफॉर दे हैड मोर देन इनफ टाइम टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ BS3 कंप्लायंट व्हीकल्स एंड स्विच ओवर टू द मैन्युफैक्चर ऑफ BS4 कंप्लायंट व्हीकल्स। कहते हैं उनके पास इनफ टाइम था कि वो BS3 से अपने आप को BS4 पे स्विच कर लें। इनफैक्ट कहते हैं अगर उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया दैट द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ 4-व्हीलर दैट इज व्हीकल दैट इज मारुति सुजुकी हैड कंप्लीटली स्विच्ड ओवर टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ BS4 कंप्लायंट व्हीकल्स अ फ्यू ईयर्स अगो। कहते हैं आप मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल लीजिए, मारुति सुजुकी इतनी बड़ी कंपनी है, जैंट कंपनी, और उन्होंने क्या किया, BS4 कंप्लायंट पूरी तरीके से BS4 कंप्लायंट इंजन को फिट करने स्टार्ट कर दिया व्हीकल में बहुत सालों पहले से। मतलब उन्होंने भी तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से फॉलो किया, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया।
However, for reasons best known to manufacturer of such vehicle and entirely at the peril, they did not make a complete switch. Now a partial switch has been made even though they had the technology and technical know-how to do so. और यहाँ पे वो लर्नेड काउंसिल एमिकस यहाँ पे क्या बोल रही हैं, वो बोल रही हैं कि सर मैन्युफैक्चरर्स अभी इतने ढीठ है कि उन्होंने पूरी तरीके से अभी स्विच किया ही नहीं, अभी भी उन्होंने पार्शली स्विच किया है BS4 इंजन को बनाने के लिए। अभी भी वो चाहते हैं कि BS3 इंजन ही बनता रहे और ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट बहुत बड़ा इन्वॉल्व है और सर ऐसी सिचुएशन में हम लोग को BS4 इंजन ही मार्केट में उतारना होगा। Therefore, keeping their larger public interest in mind and the potential health hazard to millions of our countrymen and women due to increased air pollution, there is no justification for any of the manufacturer not shifting to manufacturing of BS4 compliant vehicles well before 1st April 2017. कहते हैं और इस वजह से एथिकल ग्राउंड्स पे भी अगर ये देखा जाए और गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये मैन्युफैक्चरर्स को खुद अडॉप्ट कर लेना चाहिए थी ये प्रैक्टिस और उनको BS4 इंजन ही बनाने चाहिए थे। ठीक है। It has been brought to our notice that on 5th January 2016, the learned Solicitor General on behalf of the Government of India had submitted before this court that requisite quality fuel of BS4 compliant vehicles would be available all over the country with effect from 1st April 2017. कोर्ट कहती है यहाँ पे कि 5 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट के बिहाफ पे सॉलिसिटर जनरल ने सबमिट किया था कोर्ट में कि सर जो ये BS4 इंजन में फ्यूल यूज़ होगा, BS4 इंजन में जो फ्यूल यूज़ होगा, क्योंकि होता क्या है, हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं कच्चा और उसको रिफाइन करते हैं और उसको रिफाइन करके उस लेवल का बनाते हैं जो हमारे इंजन में यूज़ हो सके। तो कहते हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट 1 साल पहले ही दे दी थी और बोला था कि ऑल ओवर कंट्री में अब वो फ्यूल अवेलेबल होगा जो BS4 इंजन सपोर्ट करे। इसका मतलब अवेलेबिलिटी है फ्यूल की BS4 इंजन की, तो जब हर चीज़ अवेलेबल है तो मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं अपना इंजन BS4 पे शिफ्ट करते हैं। This was confirmed and reiterated by the learned Solicitor General during the course of hearing, and he stated that now from 1st April 2017, requisite quality fuel for BS4 compliant vehicles would be available all over the country. और इस हियरिंग के टाइम पे भी वो सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रेजेंट है और वो बोल रहे हैं सर इस चीज़ की हम कंफर्मेशन देते हैं कि ऑल ओवर कंट्री में BS4 इंजन चलाने के लिए जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, जिस क्वालिटी ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, वो अवेलेबल होगा। He also pointed that the refineries of Government of India had incurred an expenditure of a huge amount of 30,000 crores for producing requisite fuel for BS4 compliant vehicle. कहते हैं गवर्नमेंट अपना काम पूरा ऑलरेडी कर चुकी है, 30,000 रुपये रिफाइनरीज में खर्च कर 30,000 करोड़ रुपए रिफाइनरीज में खर्च ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ इस वजह से कि BS4 इंजन को प्रमोट किया जा सके। On balance, in our opinion, the submission of the learned amicus deserves to be accepted, keeping in mind the potential health hazard of such vehicles being introduced on the road, affecting millions of people in the country. और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब ये सब चीज़ों को देखते हुए जो इम्पार्शियल पर्सन अपॉइंट की गई हैं, हम उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और ये मानते हैं कि अगर BS3 इंजन को आगे कंटिन्यू रखना का परमिशन दे दी गई तो मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ के साथ हम खेल रहे होंगे। Therefore, the number of such vehicles may be small compared to the overall number of vehicles in the country, but the health of the people is far more important than the commercial interest of the manufacturers or the loss that they are likely to suffer in respect of so-called small number of such vehicles. और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर हम परमिशन दे भी देते हैं तो जो स्टॉक में BS3 इंजन बाइक्स या 4 व्हीलर्स खड़ी हैं वो बहुत कम है, लेकिन उससे होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा है और इस वजह से सिर्फ हम कुछ कमर्शियल लॉस को बचाने के लिए बहुत सारे पब्लिक की हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते। The manufacturers of such vehicles were fully aware that eventually from 1st April 2017 they would be required to manufacture only BS4 compliant vehicles, but for reasons that are not clear they chose to sit back and decline to take sufficient proactive steps. सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बहुत पहले से उनको 2010 से हमने पढ़ा कि उनको पहले से ही पता था 2010 से ही कि उनको BS4 इंजन पे शिफ्ट करना होगा, बट पता नहीं वो क्या ही किन रीजंस की वजह से चुप बैठे हुए थे, BS4 इंजन पे शिफ्ट नहीं कर रहे थे, किन रीजंस की वजह से वो रीजन भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे और उन्होंने फिर भी बात नहीं मानी। देयरफॉर 2 डिसीजन लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 2 डिसीजन में क्या लिखा। पहला लिखा अकॉर्डिंगली फॉर डिटेल रीजन दैट विल फॉलो वी डायरेक्ट दैट ऑन एंड फ्रॉम 1st April 2017 such vehicles which are not BS4 compliant shall not be sold in India by any manufacturer or dealer. That is to say, such vehicles, whether 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler or commercial vehicles, will not be sold in India by any manufacturer or dealer on and from 1st April 2017. कि 1 अप्रैल 2017 के बाद से BS3 फिटेड इंजन वाला कोई भी व्हीकल सेल नहीं किया जाएगा, नॉट बाय एनी मैन्युफैक्चरर, इवन नॉट बाय एनी डीलर, भले ही उनके पास जितना मर्जी स्टॉक क्यों ना पड़ा। एंड ऑल द व्हीकल रजिस्टरिंग अथॉरिटीज, जितनी भी RTOs हैं अंडर मोटर व्हीकल 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जितनी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटीज हैं जो इन व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करती हैं, जो आपको RC मिलती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दे आर प्रोहिबिटेड फॉर रजिस्टरिंग सच व्हीकल्स ऑन एंड फ्रॉम 1st April 2017 दैट डू नॉट मीट BS4 emission standard except on proof that such a vehicle had already been sold on before 31st March 2017.
तो ये दो जो डिसीजन लिए गए, 2 डिसीजन किसके रिगार्डिंग लिए गए, तो कहते हैं ये जो डिसीजन था ये तो मैन्युफैक्चरर्स और डीलर के लिए लिया गया कि आप सेल ही नहीं कर पाओगे, और अगर बाई चांस आप सेल करते भी हो तो नीचे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ को भी मना कर दिया गया कि रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ आप इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। इस चीज़ का मेन पॉइंट ये फोकस रखा गया। तो दिस वाज द केस बिटवीन एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे, और एक देखिए जब हम लोग बोलते हैं ना जैसे कोई लॉ बना हो या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में डिसीजन जाता है, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, दूसरे केस पे आते हैं बच्चे, और इसी का पिछला केस आते हैं, पीछे आते हैं, और केस नंबर 17 खोलिएगा जरा, केस नंबर 17 आपके मॉड्यूल का। आइए देखते हैं केस नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं केस नंबर 17 है बिटवीन डीएम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको हम ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट में कि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, और साथ ही साथ एक है सपना नायक एंड अदर्स, और ये हम बोलते हैं कि पॉलिसी होल्डर है। ऑल्दो ये पॉलिसी होल्डर है नहीं, ये पॉलिसी होल्डर के कह देंगे कि पॉलिसी होल्डर के एक तरीके से लीगल हायर यहाँ पे सूट फाइल कर रहे हैं, बट फिर भी हम अभी बोल देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि केस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, अपील फाइल हुई है, और ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि एक्सीडेंट का कंपनसेशन क्लेम कर रहा है पॉलिसी होल्डर के कुछ रिश्तेदारों का एक्सीडेंट हो गया है, उन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है, और डेथ होने की वजह से अगर क्योंकि उन्होंने पॉलिसी ली हुई थी तो जो लीगल हायर्स हैं वो उस पॉलिसी का अमाउंट चाहते हैं। ट्रिब्यूनल अलाउड कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स। लोअर कोर्ट में ट्रिब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शंस इशू किए, ऑर्डर पास किया कि आप इंश्योरेंस कंपनी पैसा दीजिए पॉलिसी होल्डर का उनकी पॉलिसी की वजह से। हाई कोर्ट रिड्यूस्ड द सेम। जब इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर दिया गया बाय द ट्रिब्यूनल कि आप अमाउंट पे करिए टू द पॉलिसी होल्डर, तो मैटर गया हाई कोर्ट में अपील के थ्रू, और हाई कोर्ट ने ये तो नहीं बोला कि इंश्योरेंस कंपनी या पॉलिसी का पैसा नहीं दीजिए, बट उन्होंने थोड़ा अमाउंट रिड्यूस कर दिया ऑफ द सम एश्योर्ड। फिर इस वजह से अपील फाइल की है टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ इंश्योरर सॉट फर्दर रिडक्शन इन कंपनसेशन। इंश्योरेंस कंपनी सुप्रीम कोर्ट से अपील करती है कि अमाउंट और रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब ट्रिब्यूनल ने जो अमाउंट डिक्लेयर किया था हाई कोर्ट ने ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया, बट अभी भी इंश्योरेंस कंपनी उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, और वो कह रही है और अमाउंट रिड्यूस कर दो। अब पॉलिसी होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो पॉलिसी होल्डर कह रहे हैं कि सर नहीं, हाईकोर्ट ऑलरेडी इतना अमाउंट रिड्यूस कर चुकी है, हाईकोर्ट ने वैसे ही गलती कर दी है, सर हमारा अमाउंट बढ़ाइए। इसका मतलब दोनों ही हाईकोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, दोनों पार्टी हाईकोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, और वो क्या बोल रही है कि सर इंश्योरेंस कंपनी कह रही है पॉलिसी अमाउंट कम कर दो, और इंश्योरेंस और जो पॉलिसी होल्डर है वो कह रहा है इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ा दो। वेदर अलाउेबल, अब यहाँ पे वाइल कंप्लेनेंट आस्क फॉर एनहांसमेंट, कंप्लेनेंट जो है वो उसके अमाउंट को बढ़ाना चाहता है। वेदर अलाउेबल, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या ऐसा अलाउ किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन है, हम इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करते। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अब फैक्ट्स को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मथुरा आनंद नायक a resident of USA and his mother Jeeta Nayak along with 2 others while coming from Cuttack collided with a truck। कहते हैं 2 लोग हैं, एक लिखा है मथुरा आनंद नायक, और जो रेसिडेंट हैं यूएस के बट अभी इंडिया आए हुए हैं, और उनकी मदर मिसेस जीता नायक अलॉन्ग विद 2 others, मतलब 4 लोग आ रहे थे कहाँ से, कटक से, और उनका रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया विद अ ट्रक। एज अ रिजल्ट ऑफ द सेड एक्सीडेंट मथुरा आनंद नायक जीता नायक अलॉन्ग विद द ड्राइवर ऑफ द कार सस्टेन्ड इंजरीज एंड लेटर स्कम्ड टू द इंजरीज ऑन द सेम डे। और धीरे धीरे करके हुआ क्या, उस टाइम तो इंजरी हुई, हॉस्पिटल लेके जाया गया, बट उनकी डेथ हो गई। तो कुल मिला के हम ऐसा कहना चाहते हैं कि जो मथुरा आनंद नायक है और जो जीता नायक है उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। ठीक है, नाउ द लीगल हायर्स ऑफ मथुरा आनंद नायक एंड जीता नायक filed 2 separate claim applications before the Motor Accident Claim Tribunal। आपके मॉड्यूल में शायद ये ट्रिब्यूनल का नाम ना लिखा हो, ट्रिब्यूनल का नाम नहीं लिखते हैं मॉड्यूल में, नहीं लिखा और लिख दिया होगा ट्रिब्यूनल, और आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी ट्रिब्यूनल है। तभी मैंने मोटर व्हीकल एक्ट में से ये ट्रिब्यूनल पर्टिकुलर एक्सेप्ट वर्ड निकाला, और मैंने आपको बताया कि ट्रिब्यूनल कौन है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। कहते हैं जो मथुरा आनंद नायक और जीता नायक के जो लीगल हायर्स थे उन्होंने 2 क्लेम फाइल किए ट्रिब्यूनल के सामने, और उन्होंने बोला इंश्योरेंस कंपनी से हमको क्लेम मिलना चाहिए। कहते हैं बाय अ कॉमन अवार्ड द ट्रिब्यूनल अलाउड। कहते हैं एक अवार्ड, एक ऑर्डर पास किया गया और उस पर्टिकुलर ऑर्डर में हुआ क्या, द ट्रिब्यूनल अलाउड द एप्लीकेशंस, और ट्रिब्यूनल ने दोनों ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। फॉर द डेथ ऑफ मथुरा आनंद नायक द ट्रिब्यूनल अवॉर्डेड अ टोटल सम ऑफ रुपीज, मार्क करिए, 4,36,95,740, तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का क्लेम मथुरा आनंद नायक के नाम से क्लेम किया गया टू द क्लेमेंट्स। एंड फॉर द डेथ ऑफ जीता नायक अवॉर्डेड अ सम ऑफ रुपीज 1,29,500 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल ने तो डिसीजन किसके फेवर में दे दिया, कहते हैं लीगल हायर्स के फेवर में दे दिया।
और लीगल हायर्स के फेवर में बोला गया एक तो 4.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट और एक 1,29,000 के आसपास का अमाउंट। ये बोला गया कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पे लीगल हायर्स को इतना अमाउंट पे करे। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी बट ऑब्वियसली बात है इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है और कहती है द इंश्योरेंस कंपनी चैलेंज द अवार्ड बिफोर द हाई कोर्ट। और ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट वो चैलेंज करने पहुंच गए हाई कोर्ट एंड द क्लेमेंट आल्सो चैलेंज द अवार्ड बिफोर द हाई कोर्ट फॉर इनहैंसमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड टू देम बाय द ट्रिब्यूनल। और जो ये लीगल हायर्स हैं वो भी इस अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ना ही इंश्योरेंस कंपनी सेटिस्फाइड है और ना ही कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि सर अमाउंट को कम किया जाए, इवन खत्म ही कर दिया जाए किसी भी रीजन की वजह से, वो जो पॉइंट देंगे। और कंप्लेनेंट कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर ये अमाउंट तो अभी ट्रिब्यूनल ने जो दिया है 4.5 करोड़ का और 1.29 लाख का, ये तो बहुत कम है, ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नाउ बाय इम्प्यून्ड कॉमन जजमेंट द हाई कोर्ट रिड्यूस द कंपनसेशन टू रुपीज 3.75 करोड़। और हाई कोर्ट ने तो क्या कर दिया, इन दोनों को ही हटाकर जो कंपनसेशन का अमाउंट था वो कितना बोल दिया, 3.75 करोड़ रिड्यूस कर दिया। अच्छा, अब इस रिडक्शन की वजह से कंप्लेनेंट तो वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं होने वाले थे लीगल हायर्स, क्योंकि वो तो ऊपर वाला 4.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो था उसी में सेटिस्फाइड नहीं थे। वो तो कह रहे थे कि और बढ़ना चाहिए, अब अमाउंट तो कम हो गया, तो कंप्लेनेंट तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लीगल हायर तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी भी सेटिस्फाइड नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 4.5 करोड़ से अभी तो सिर्फ 3.75 पे आए हैं सर, ये तो गलत है, अभी और कम होना चाहिए। कहते हैं चैलेंजिंग द सेट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट द इंश्योरेंस कंपनी हैज फाइल्ड अपील सीकिंग फर्दर रिडक्शन in the award of compensation, whereas the complainants have filed appeal seeking enhancement in the compensation। और दोनों लोग अपील कर रहे हैं और दोनों लोग अपील करके क्या कह रहे हैं कि एक पार्टी इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि सर इस पर्टिकुलर अमाउंट को और रिड्यूस किया जाए, लेकिन जो पार्टीज जो कंप्लेनेंट्स है वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इस पर्टिकुलर अमाउंट को अभी तो और बढ़ाया जाए। यहाँ पे दो सेक्शंस का रेफरेंस आएगा, एक सेक्शन का आएगा और एक आर्टिकल 136 का आएगा। एक आर्टिकल आएगा जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देगा और दूसरा वो सेक्शन 166 होगा मोटर व्हीकल एक्ट का। कहते हैं देखते हैं ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है। कहते हैं आर्टिकल 136 पहले पढ़ते हैं। कहते हैं आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है आपके पास अपील फाइल करने की हम एक स्पेशल परमिशन देते हैं, स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है हम आपको एक एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अलाउ करते हैं, आप अपील फाइल करिए। कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। यहाँ मतलब एक तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो स्पेशल केसेस में या किसी भी केसेस में अगेंस्ट एनी जजमेंट, एनी ऑर्डर, एनी डिक्री, एनी सेंटेंस वो एक स्पेशल लीव एक्सेप्ट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ठीक है, और इसी आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव लगाते हुए ही ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया है। ठीक है, सेक्शन 166 पढ़ते हैं तो सेक्शन 166 कहता है एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन का मतलब है कि अगर नुकसान होता है तो इन दैट सिचुएशन आप एप्लीकेशन लगा के कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं, जो कि मथुरा आनंद नायक और जीता नायक था ना, हाँ नाम क्या था, हाँ जीता नायक, मथुरा आनंद नायक और जीता नायक के लीगल हायर्स ने एप्लीकेशन लगाई और कंपनसेशन क्लेम किया। तभी लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 165 ऑफ सेक्शन 1, हमारा पार्ट नहीं है, मे बी मेड। कहते हैं जो ये कंपनसेशन की एप्लीकेशन लगाई जा रही है और एक्सीडेंट की वजह से कंपनसेशन डिमांड किया जा रहा है, और ये एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है, तो पहले नंबर पे बाय द पर्सन हु हैज सस्टेन द इंजरी, अगर वो बच जाते जीता नायक या मथुरा आनंद नायक तो वो खुद भी क्लेम कर सकते थे, और बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी के ओनर, और वेयर डेथ हैज रिजल्टेड फ्रॉम द एक्सीडेंट बाय ऑल और एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन उनके लीगल हायर, और बाय एनी एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द पर्सन इंजर्ड, और ऑल और एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एज द केस में भी, या फिर आप किसी एजेंट को अपॉइंट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये लोग कंपनसेशन डिमांड कर सकते थे बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी जिसको अगर नुकसान हुआ है उसका ओनर, लाइक कार एक्सीडेंट हुआ है तो कार खराब हुई होगी, कार का एक्सीडेंट हुआ है, कार भी डैमेज हुई होगी, तो उसका ओनर क्लेम कर सकता है। तो ये कुछ दो सेक्शंस, एक सेक्शन 166 और एक आर्टिकल 136 था जो यहाँ पे बताना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया, दोनों पार्टी क्लेम कर रही हैं, अपील कर रही हैं, अपील को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ये बोला कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा। कहते हैं हैविंग हर्ड द लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट दैट इज इंश्योरेंस कंपनी
And on pursual of the entire record of the case, we have formed an opinion to dismiss both the appeals. कहते हैं वो यहाँ पे एक ओपिनियन बना रहे हैं कि हम दोनों ही अपील्स को डिसमिस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा वापस से। कह रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सारे काउंसिल्स को सुना, दोनों पार्टी के काउंसिल्स को सुना, इंश्योरेंस कंपनी की बात को सुना, क्लेमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुना, और हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हम इस अपील को एंटरटेन नहीं करेंगे। एंड इन कॉन्सिक्वेंस आर इंक्लाइंड टू अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट विच इन अवर व्यू डज नॉट कॉल फॉर एनी इंटरफेरेंस। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि हम हाई कोर्ट के डिसीजन को ही सही मानते हैं और हमारे अकॉर्डिंगली हम उसी ऑर्डर को बिल्कुल सेम तरीके से प्रिवेल करने देंगे। हमको लगता नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस की जरूरत है। On perusal of the decision cited at the bar and further having regard to the totality of the facts and circumstances of the case and concurrent findings of two courts and or material issues such as the determination of annual income of the deceased, his age, the number of dependents, we do not find any good ground to interfere in the impugned order. सुप्रीम कोर्ट कह रही है अगर हम दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो लीगल हायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो कुछ मैटर ट्रिब्यूनल में पेश किए गए, जो कुछ फैक्ट्स हाई कोर्ट में पेश किए गए, उन हाई कोर्ट्स की और ट्रिब्यूनल की जजमेंट्स को देखा गया, उन सारी रिपोर्ट को पढ़ा गया, डिसीज्ड मेंबर की एनुअल इनकम, उनकी एज, उनके नंबर ऑफ डिपेंडेंट, सबको देखते हुए ही डिसीजन लिया गया है। इस वजह से हमको कोई शक नहीं है कि ये डिसीजन गलत है, क्योंकि जिन फैक्टर्स के ऊपर डिसीजन लिया जाना था लोअर कोर्ट ने उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही डिसीजन लिया। तो जबरदस्ती इंटरफेयर करने की कोई बात यहाँ राइज नहीं होती। इन अवर व्यू सच फाइंडिंग्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंकरेंट कैन नॉट बी सेड टू बी इन एनी वे आर्बिट्रेरी। ना ही इसमें किसी तरीके की कोई कमी है, ना ही कोई बायसनेस शो की गई है, एंड नॉट दे रिजल्ट इन अवॉर्डिंग अ बोनांजा और अ विंडफॉल टू द क्लेमेंट सो एज टू कॉल फॉर फर्दर रिडक्शन इन द कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट। और ना ही फैक्ट्स को देखते हुए ऐसा कोई बहुत बड़ी लॉटरी लगा दी लीगल हायर्स के नाम पे, ऐसा भी नहीं है। 3,75,00,000 का जो अमाउंट है, ऑल्दो लग हो सकता है आपके अकॉर्डिंग बड़ा हो, बट उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल रीजनेबल था, उनकी इनकम को देखते हुए ये रीजनेबल था। तो यहाँ पे ये बोल रही है सुप्रीम कोर्ट कि एज सच कोई आपने बोनांजा, कोई लॉटरी ऑफर अनाउंस नहीं कर दिया कि ये आपको दिया जाता है लीगल हायर्स को, वो उनका हक है और हाई कोर्ट ने उसको कंसीडर करते हुए ही लिया है। तो इस वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है कि इस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाए, वो गलत है, रिड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इन अदर वर्ड्स, इन अवर व्यू व्हाट हैज बीन इवेंचुअली अवॉर्डेड टू द क्लेमेंट by the High Court appears to be just and reasonable compensation within the meaning of Section 166 of the Motor Vehicles Act 1988। और अभी आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो शायद वहाँ पे सेक्शन 166 लिखा होगा, लेकिन सेक्शन 166 किसका ये नहीं लिखा होगा, तो तभी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे व्यू के अकॉर्डिंग जो भी क्लेमेंट को पैसा दिया है हाई कोर्ट ने, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रीजनेबल है एज पर द प्रोविजंस गिवन इन द पर्टिकुलर लॉ, और इस वजह से उस पर्टिकुलर अमाउंट को बढ़ाने की एक्स सच कोई जरूरत नहीं है। एंड देयर डज नॉट अपीयर एनी गुड ग्राउंड फॉर फर्दर इनहेंसमेंट under any of the heads included under the head of future prospect as claimed by the claimants in their appeal, and nor in any case is made out for further reduction by applying the lesser multiplier or take further deduction in the salary component of the deceased as claimed by the insurance company। और ना ही इंश्योरेंस कंपनी के किसी भी पॉइंट को हम एक्सेप्ट करते हुए ये बोलते हैं कि क्योंकि अब डिसीज की सैलरी इतनी थी, सैलरी रिड्यूस हो गई थी, इस वजह से उनको कंपनसेशन कम दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपनसेशन में ना कमी की जाएगी ना बढ़ाया जाएगा। When we find that under one head reasonable amount has been awarded, सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर हमको पता लगता है कि रीजनेबल अमाउंट दिया गया है, and under another head nothing has been awarded, though it should have been so awarded, and at the same time we notice that eventual figure of the award of compensation payable to the claimant appears to be just and reasonable। कहते हैं सिचुएशनली सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं एक तरफ हमको लगता है कि एक रीजनेबल अमाउंट अवॉर्ड करना चाहिए टू द पॉलिसी होल्डर, दूसरी तरफ हमको ये लगता है कि कुछ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ मिलना तो चाहिए। मतलब एक तरीके से हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसे दो केस हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इंश्योरेंस कंपनी दो काम कर सकती है, या तो अवार्ड दे या अवार्ड ना दे, दो ही काम हो सकते हैं। अब ध्यान से, अवार्ड दे हमको समझ में आता है, लेकिन अवार्ड ना दे, एक्सीडेंट हुआ है, पॉलिसी भी है, फिर भी अवार्ड ना दे, तो ये रीजनेबल नहीं लगता, ये रीजनेबल नहीं लगता, नॉट रीजनेबल। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब पॉलिसी ली हुई है, एक्सीडेंट हो भी गया है और कंपनसेशन मिलना भी चाहिए पॉलिसी होल्डर को, तो फिर मिलना चाहिए। अब उस सिचुएशन में अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही तो ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी को पैसा तो देना है। सुप्रीम कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने एक फिगर आती है 3,75,00,000 की, जो हमको लगता है ये रीजनेबल है, जस्ट है, फेवरेबल है, तो इन दैट सिचुएशन फिर हम क्यों ही इस पे क्वेश्चन रेज करें, फिर इस अमाउंट को दिया जाए। तभी लिखा वी नोटिस दैट इवेंचुअल फिगर ऑफ द अवार्ड ऑफ कंपनसेशन पेबल टू द क्लेमेंट अपीयर्स टू बी जस्ट एंड रीजनेबल।
then in such situation we do not consider it proper to interfere in such award in our appellate jurisdiction under Article 136 of the Constitution. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है फिर अब हमको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ग्राउंड नजर नहीं आता जिसमें हम इस अपील को एंटरटेन करें. Therefore, in other words, if by applying the test and guidelines we find that overall award of compensation is just and fair, then in our view, such award deserves to be upheld in claimant's favor. और कहते हैं कि यहाँ पे अगर देखते हुए हमको ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो अवार्ड दिया गया वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रीजनेबल है, तो इन दैट सिचुएशन वही अवार्ड को हम कंटिन्यू करेंगे, उस अवार्ड को जबरदस्ती चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. वी फाइंड इट टू बी सो इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, हैविंग टेकन नोट ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. और सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये हम ऐसे ही डिसीजन नहीं ले रहे, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद ही ले रहे हैं. देयरफॉर इन द लाइट ऑफ फॉरगोइंग डिसीजंस वी फाइंड नो मेरिट इन द अपील. तभी सारे फैक्ट्स को देखते हुए ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि इस अपील को एंटरटेन होना चाहिए. दैट इज द अपील फाइल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी सीकिंग फर्दर रिडक्शन इन द कंपनसेशन एंड द अपील्स फाइल्ड बाय द क्लेमेंट सीकिंग इनहैंसमेंट इन द कंपनसेशन एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस द अपील्स एंड इन कंसिक्वेंस अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कॉलिंग नो इंटरफेरेंस देयर. तो दिस वॉज द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, दिस वॉज द डिसीजन. और उन्होंने ये अपील को डिसमिस करते हुए बोला कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है बिल्कुल ठीक है. बच्चे आप बहुत सारे केसेस पढ़ोगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाई कोर्ट के डिसीजन गलत है, बहुत बार ऐसे केसेस पढ़ोगे जहाँ लगेगा हाई कोर्ट के डिसीजन ठीक है. तो इट डिपेंड्स, हर बार हाई कोर्ट गलत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि हर बार हाई कोर्ट को आप गलत साबित करोगे. सुप्रीम कोर्ट में मैटर आने का मतलब ये नहीं होता कि हाई कोर्ट गलत ही होगी. बहुत बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल वो भी जजेस हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टडी करके वहाँ बैठे हैं, तो वो सही डिसीजन ही लेते हैं. चलो अब आता है फिर उसके बाद केस नंबर 14. अब देखो मैं शफल कर रहा हूँ थोड़े थोड़े, लेकिन आप इसी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ इसी अकॉर्डिंग पढ़िएगा. नाउ केस नंबर 14. केस नंबर 14 है बिटवीन भूपिंदर सिंह बावा एंड आशा देवी. दिल्ली का ये केस है. भूपिंदर सिंह बावा जो है यहाँ पे ये टेनेंट है ये यहाँ पे, और ये लैंडलेडी है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जहाँ पे भूपिंदर सिंह बावा रेंट पे रह रहे हैं. कहते हैं जो लॉ यहाँ पे हिट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, वो है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1954. और लैंडलेडी चाहती हैं कि जो टेनेंट है वो उनका घर छोड़ दे, एविक्शन ऑफ टेनेंट. वो उनको नोटिस दे रही है कि आप हमारी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए. बोनाफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड हैज सेवरल अदर प्रॉपर्टी. और लैंडलेडी कह रही है कि अब आप मेरी प्रॉपर्टी को खाली करिए. लाइक जैसे मान लेते हैं कि आशा देवी की एक प्रॉपर्टी है P1, और P1 प्रॉपर्टी को उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है भूपिंदर सिंह बावा को, और वो भूपिंदर सिंह बावा से कह रहे हैं आप हमारी प्रॉपर्टी को खाली कर दीजिए. हमने जितने टाइम के लिए आपको रेंट पे देना था दे दिया, अब आप हमारी प्रॉपर्टी खाली करिए, हमको अपनी प्रॉपर्टी का कुछ और काम करना है. टीनन कह रहा है कि आशा देवी के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब मेरे को प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो ज़बरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी क्यों खाली करवा रही है, और भी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनको काम करना है वो दूसरी प्रॉपर्टीज़ में कर लें. वेदर एविक्शन कुड बी डिनाइड ऑन दिस ग्राउंड. क्या कहते हैं, इस ग्राउंड पे टीनन क्लेम कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी खाली ना करे. अब ध्यान से देखिए, P1 प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो है आशा देवी. आशा देवी अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो मर्जी करना चाहे करे. हाँ, अगर रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि 2 महीने का नोटिस देना है तो 2 महीने का नोटिस दें, क्या दिक्कत है. अगर रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि 1 साल तक आप प्रॉपर्टी खाली नहीं करवा सकते, तो आशा देवी 1 साल तक नहीं करवा सकती, बट उसके बाद तो करवा सकती है. तो इन दिस सिचुएशन क्या आप, हाँ अच्छा, अब आशा देवी भूपिंदर सिंह बावा से इस केस में क्या कहती हैं. आशा देवी भूपिंदर सिंह बावा से कहती हैं कि भूपिंदर सिंह बाबा, आप जो हमारी प्रॉपर्टी पे रेंट पे लेके बैठे हुए हो, उस प्रॉपर्टी पे मेरा बेटा एक स्टोर खोलना चाहता है, और वो जो प्रॉपर्टी हमने आपको रेंट पे दी हुई है मार्केट एरिया में है, और मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सूटेबल एरिया है अपनी दुकान को खोलने का, तो इस वजह से आप ये प्रॉपर्टी हमारी खाली करवा दीजिए. भूपिंदर सिंह बाबा कह रहे हैं आशा देवी आपके पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जगह जगह प्रॉपर्टी है, रजौली गार्डन में प्रॉपर्टी है, तिलक नगर में प्रॉपर्टी है, अभी नीचे पढ़ेंगे ऐसा लिखा हुआ है, तो आप अपने बेटे को कहीं और दुकान खुलवा दीजिए ना, हमारी ही प्रॉपर्टी जो हमको रेंट पे दी हुई है उसी को क्यों खाली करवा रहे हैं. भूपिंदर सिंह बाबा का ये कंटेंशन है कि आशा देवी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपने बेटे को कहीं और दुकान खुलवा दे, हमको दी हुई रेंट प्रॉपर्टी पे ही क्यों खुलवाना चाहती है, ये क्वेश्चन है. अब आप बताइए क्या, बट ऑब्वियसली बात है कि इस मैटर को क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था. वैसे जाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी हुई है तो वो खाली करवाना चाहता है तो करवा सकता है. अब आप उससे ये थोड़ी ना बोलोगे कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तुम कहीं और काम कर लो, हमको ये प्रॉपर्टी दे रखो. ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ पे भी यही डिसाइड हुआ, जबरदस्ती मैटर अपील्स में ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दिए गए. और देखिए यहाँ पे क्या है, कहते ध्यान से देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अननेसेसरी गिवन है, जरूरी नहीं है उतने पढ़ने, बट फिर भी पढ़ लेंगे क्योंकि दिए हुए. कहते लिखा था सूट शेड्यूल्ड प्रेमाइसेस कंप्राइज ऑफ 2 बिग रूम्स. कहते हैं जो जिस प्रेमाइसेस की, मतलब जो रेंटेड प्रॉपर्टी जिसकी बात हो रही है, उसमें 2 बड़े बड़े हॉल हैं, रूम है, और एक छोटा सा रूम है. कहते हैं एपेलेंट टेनेंट वाज इंडक्टेड एज टेनेंट इन द सूट शेड्यूल्ड प्रेमाइसेस बाय द अर्स्टवाइल ओनर ऑफ द प्रेमाइसेस. कहते हैं जो ये एपेलेंट टेनेंट हैं, जो बाबा जी हैं, ये वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे टेनेंट है, रेंट पे ली हुई है उन्होंने ये प्रॉपर्टी by the owner of the premises. Subsequently, कहते बाद में the respondent landlady acquired the premises under a registered sale deed.
कह रहे हैं कि अर्स्ट वाइल ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस, पहले उस प्रॉपर्टी के ओनर कोई और थे, तो उन्होंने रेंट पे ली हुई थी प्रॉपर्टी, बाबा ने उन पर्टिकुलर ओनर से प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई थी। बाद में जो ये यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट लैंड लेडी है आशा देवी, वो इस प्रॉपर्टी की ओनर बन गई हैं विद रजिस्टर्ड सेल डीड। सेम ऐसे बोल सकते हैं कि बाबा ने जो प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी वो ली थी एक्स से, एक्स ने बाद में ये प्रॉपर्टी सेल कर दी टू आशा देवी। जब आशा देवी के पास प्रॉपर्टी आ गई तो आशा देवी बाबा से कह रही है भाई अब हमारी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए, क्योंकि अब तो हम लीगल ओनर है, ठीक है। और इनके पास प्रॉपर सेल डीड है, बिल्कुल प्रॉपर इन्होंने रजिस्ट्री करवा के अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाई, ठीक है। कहते हैं नाउ द रिस्पॉन्डेंट सॉट eviction of the appellant from the suit premises on the ground of bona fide requirement that her son, Asha Devi ka son, required the premises for running his separate business of sanitary and hardware products, as the suit premises is a prime location for the said business. अब आशा देवी कह रही हैं मिस्टर बाबा से कि भैया अब हमारी प्रॉपर्टी खाली करिए, क्यों? क्योंकि अब इसी प्रॉपर्टी पर हमारे बेटे को अपना काम स्टार्ट करना है ऑफ सैनिटरी एंड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, और जो ये प्रीमाइसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बेटे के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रीमाइसेस बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे है, प्राइम लोकेशन पे है, मार्केट एरिया में है, बिजनेस चलाने के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए इससे बेटर प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल सकती, और क्योंकि अब हमारी प्रॉपर्टी है हम खाली करवा सकते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं यार आपके पास तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। द एपेलेंट कंट्रोवर्टेड द क्लेम ऑफ बोना फाइड रिक्वायरमेंट सेटअप बाय द रिस्पोंडेंट ऑन वेरियस ग्राउंड्स इंक्लूडिंग, कहते हैं जो यहाँ पे बाबा जी हैं उन्होंने बहुत सारे तर्क रखे, बहुत सारे क्लेम रखे, और उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि आशा देवी ये प्रॉपर्टी उनसे खाली ना करवा पाए। वो रेंट देने को तैयार है लेकिन वो प्रॉपर्टी खाली करने को तैयार नहीं है, और उन्होंने एक ग्राउंड ये भी दिया दैट देयर आर सेवरल अदर प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर द रिस्पोंडेंट लैंडलॉर्ड टू गिव टू हर सन फॉर हिज बिजनेस। कह रहे हैं बहुत सारी प्रॉपर्टी है सर आशा देवी के पास, उनको बोलिए हमारी ही प्रॉपर्टी क्यों खाली करवाने में लगी हुई है, किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे बना ले, ऐसा वो कह रहे हैं। कहते हैं ऑन अ प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, और कहते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, जितने भी फैक्ट्स आए हैं, अच्छा अभी पहले सुप्रीम कोर्ट पे आते ही नहीं है, कह रहे जितने भी फैक्ट्स प्रेजेंट हैं, जो भी एविडेंसेस दिए गए हैं, द एडिशनल रेंट कंट्रोलर पास्ड एन एविक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। और एडिशनल रेंट कंट्रोलर के पास ये पहले पर्टिकुलर मैटर गया और उन्होंने बोला कि नहीं प्रॉपर्टी तो खाली पड़नी पड़ेगी मिस्टर बाबा, प्रॉपर्टी तो आपको खाली करनी पड़ेगी, विच वॉज अपहेल्ड बाय द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने भी यही बोला मिस्टर बाबा प्रॉपर्टी तो आपको खाली करनी पड़ेगी। इसका मतलब लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी मिस्टर बाबा के अगेंस्ट डिसीजन दिया, इसी वजह से बाबा कहाँ गए अपील फाइल करने, सुप्रीम कोर्ट आ गए, एंड हेंस द प्रेजेंट अपील बाय द एपेलेंट इन, और इसी वजह से मिस्टर बाबा जबरदस्ती मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। डिसीजन अपील डिसमिस्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन लिया जो हाई कोर्ट ने दिया था, वही डिसीजन लिया जो कहाँ किसने लिया था, वही डिसीजन जो एडिशनल रेंट कंट्रोलर ने लिया था, और अपील को डिसमिस कर दिया गया और बोला गया मिस्टर बाबा प्रॉपर्टी तो आपको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आशा देवी के पास प्रॉपर राइट है कि वो आपसे प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। कहते हैं क्या लिखा है, देखो लिखा, बोथ द कोर्ट्स बिलो हैव अलाउड द एविक्शन, बोथ द कोर्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट भी और एडिशनल रेंट कंट्रोलर की ट्रिब्यूनल भी। कहते हैं बोथ द कोर्ट्स हैव अलाउड द एविक्शन पिटीशन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट द एपेलेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बोना फाइड रिक्वायरमेंट under section 14 subsection 1 clause E of Delhi Rent Control Act 1958 by recording concurrent findings। कहते हैं सारी चीजों को यहाँ पे देखते हुए दोनों ही लोअर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि मिस्टर बाबा आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज नॉट इन डिस्प्यूट। सबसे पहली बात, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आशा देवी और बाबा के बीच में एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप है, ये कोई डाउट नहीं है, ठीक है। द ओनली डिस्प्यूट relates to bona fide requirement of the respondent for business of her son and availability and non availability of alternative suitable accommodation। यहाँ से एक डिस्प्यूट ये है कि मिस्टर बाबा कह रहे हैं कि जब आशा देवी के पास ऑलरेडी बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज हैं तो वो अपने बेटे को उस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं बिजनेस करवा रही, हमारी रेंटेड प्रॉपर्टी पे ही क्यों बिजनेस करवाना चाहती हैं, हमारी ही रेंटेड प्रॉपर्टी को खाली करवा कर यही प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहती हैं अपने लड़के को, बस ये क्वेश्चन है। कहते हैं द कंकरेंट फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट बिलो आर एज फॉलोज। कंकरेंट का मतलब लाइक दोनों पार्टीज की जो फाइंडिंग्स हैं, जो भी उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये फाइनल डिसीजन दे रही है। क्या कहते हैं, इट वॉज हेल्ड दैट respondent son is engaged as director in the family company Messrs Jayashree Granites Private Limited and earns a salary of ₹50,000। कहते हैं इट वॉज हेल्ड एट द फैक्ट दैट, कहते हैं जो रिस्पोंडेंट का सन है, जो लैंड लेडी आशा देवी का बेटा है, ऐसा दिखाया गया है कि वो एक इनके फैमिली बिजनेस जो कंपनी है जयश्री ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड उसका डायरेक्टर है, और वो उस कंपनी से 50,000 रुपये महीना सैलरी भी रिसीव कर रहा है। इट कैन नॉट बी एन इम्पिडिमेंट टू हिज रनिंग अ सेपरेट बिजनेस ऑफ सैनिटरी एंड हार्डवेयर। कहते हैं लेकिन इस ग्राउंड पे हम ये नहीं कह सकते कि उनका बेटा अपना सेपरेट बिजनेस नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो एक कंपनी में डायरेक्टर है, वो कंपनी में डायरेक्टर भी बना रहा है, वहां से सैलरी भी लेता रहा है, क्या दिक्कत है, और साथ ही साथ वो अपना बिजनेस भी कर ले, हम रोक नहीं लगा सकते, पहली बात।
Law does not provide that if a landlord landlady requires the premises for running business of his or her young son who is an MBA and is already engaged in some other business, he is acting malafidely and thus no relief should be granted to him or her. कह रहे लॉ कहीं भी ये मना नहीं करता कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहा है तो वो दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता. लॉ कहीं भी ये प्रोहिबिट नहीं करता कि आप अगर एक कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते. लॉ ये भी नहीं कहता आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, पैसा है, जगह है, आप करिए, कोई आपको नहीं रोक सकता. और अगर ऐसा कोई लॉ बना है जिससे हम रोका जाए तो ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा. सुप्रीम कोर्ट कह रही है अगर हम ऐसा अनाउंस भी कर देंगे तो ये गलत है. Secondly, the court below considered the suitability of every alternative accommodation suggested by the appellant, which can preferably be occupied by the respondent's son for running his business. अपेलेंट ने बोला सर ये आशा देवी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उन्होंने प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन भी दिए और प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देते हुए बोला कि सर ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी. इनको बोले कहीं भी बिजनेस कर ले, हमारी ही रेंटेड प्रॉपर्टी को खाली क्यों करवा रहे हैं. और कोर्ट देखिए, कोर्ट ने भी पूरी शिद्दत के साथ एक एक प्रॉपर्टी को एग्जामिन किया. The appellant had suggested alternative premises. और ये alternative premises क्या थे? देखिए लिखा है The courts found that the properties in the name of the family company, that is Messrs. Jayashree Granite Private Limited, which is property number 43, 44, 45, 46, situated at block A1, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली. मतलब जो ये Messrs. जयश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे ये आशा देवी के बेटे डायरेक्टर हैं, ये वहाँ की बात हो रही है कि उस कंपनी के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 43, 44, 45, 46 कीर्ति नगर में, एंड प्रॉपर्टी नंबर D12 ऑफ रजौरी गार्डन, रिंग रोड, न्यू दिल्ली, वर नॉट लोकेटेड इन अ मार्केट एरिया. लेकिन उन्होंने ये पता लगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो, बट वो मार्केट एरिया में नहीं है. एंड दस दे वर अनसुटेबल फॉर ऑक्यूपेशन, स्पेशली व्हेन अदर सुटेबल प्रीमाइसेस वर अवेलेबल इन द मार्केट एरिया. अब आशा देवी यहाँ पे कहती हैं कि सर हमारे पास चलो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, हम मानते हैं कि हमारे फैमिली बिजनेस के पास या हमारे पास भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ये सूटेबल जगह पे नहीं है, मार्केट एरिया में नहीं है. हमारे बेटे को स्टार्ट करना है रिटेल स्टोर, वो रिटेल स्टोर कहीं रेजिडेंशियल एरिया में थोड़ी ना करेगा. प्रॉपर्टी होने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम किसी भी प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें. लोकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है. द प्रॉपर्टी नंबर 285B, एक प्रॉपर्टी का और रेफरेंस दिया गया, विच वॉज ओन्ड बाय द हस्बैंड ऑफ द रिस्पॉन्डेंट. आशा देवी के हस्बैंड उसके ओनर है. वॉज फाउंड ऑलरेडी इन ऑक्यूपेशन एज अ रिटेल आउटलेट फॉर मार्बल एंड ग्रेनाइट रन बाय द हस्बैंड ऑफ द रिस्पॉन्डेंट. कहते हैं एक प्रॉपर्टी इनके पास और है 285B, जो आशा देवी के हस्बैंड के पास है, और आशा देवी के हस्बैंड अपना अलग से वहाँ पे स्टोर, रिटेल आउटलेट खोल के बैठे हुए हैं और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. The court considered the allegation of the appellant that property number 285B is owned by the respondent and not by her husband. और appellant यहाँ पे कह रहे हैं कि सर ये बिल्कुल गलत बात है कि जो 285B है ये उनके हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है. बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, उनके हस्बैंड के नाम पे नहीं है, बल्कि ये आशा देवी के नाम पे. और appellant इसको प्रूफ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी भी तो है जहाँ पे रिटेल स्टोर खुला हुआ है. आशा देवी के हस्बैंड जहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, और ये आशा देवी की प्रॉपर्टी है, ना कि उनके हस्बैंड की. The appellant had produced a copy of income tax return of the respondent for establishing his claim. और यहाँ पे बाबा जी ने एक ITR की कॉपी लगाई है, और वो ITR की कॉपी के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, इस ITR की कॉपी में भी लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी जो 285B है ये आशा देवी की है, ना कि उनके हस्बैंड की. However, the High Court rejected the said claim on finding that the alphabet B appearing after number 285 under the head of rental income was wrongly returned an income tax return of the respondent. हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, आप दिखा रहे हैं कि ये इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में 285 के आगे जो बी लिखा है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये मेंशन नहीं होना चाहिए था. मतलब हाई कोर्ट ने अपेलेंट के जो मिस्टर बावा का इनकम टैक्स रिटर्न का एविडेंस था उसको गलत साबित कर दिया. Moreover, the High Court found that the appellant had himself stated in this pleading that property number 285B belonged to the husband of the respondent and not to the respondent. और कह रहे हैं कि इस एविडेंस के बेसिस पे ही हम ये कह सकते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी आशा देवी की तो है नहीं, उनके हस्बैंड की है. ऑल्सो विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी नंबर A2/53 एट कीर्ति नगर, विच इज ऑल्सो ओन्ड बाय द हस्बैंड ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, द कोर्ट फाउंड दैट इट इज बीइंग यूज्ड बाय जयश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड एज गोडाउन फॉर द स्टॉक ऑफ द मार्बल एंड ग्रेनाइट. कहते हैं इसके अलावा अगर हम कीर्ति नगर की एक और प्रॉपर्टी की बात करें जो A2/53 है, उस प्रॉपर्टी को भी मेसर्स जयश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, जो फैमिली कंपनी है, और वहाँ पे उनका गोडाउन बनाया गया और वो भी उनके हस्बैंड के नाम पे है, ना ही आशा देवी के नाम पे. नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कहते हैं सो फार एज प्रॉपर्टी बियरिंग टू D201 ऑन मानसरोवर गार्डन न्यू दिल्ली इज कंसर्न, the appellant made a case that the entire property belonged, including the ground floor of property of D201, was available to the respondent, which could have been suitably used for running her son's business, as it was located on the main road and in a market area also. बताइए, बाबा जी तो बिल्कुल पीछे पड़ गए, सारी प्रॉपर्टी का कच्चा चिट्ठा लेकर आ गए. बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं D201 एक मानसरोवर गार्डन में भी तो सारी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी तो पूरी तरीके से आशा देवी की है, उसका ग्राउंड फ्लोर भी है, और वो भी मार्केट एरिया में है, वो भी पूरी प्राइम लोकेशन पे है. तो मिसेस आशा देवी हैं अपने बेटे को वहाँ पे क्यों नहीं अपना बिजनेस करवा देती.
Now the court noted the appellant has admitted in his cross examination that the first floor and second floor of the property number D201 is in occupation of brother-in-law, that is देवर of the respondent, who is carrying on his business in the said premises. कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जब यहाँ पे कोर्ट के सामने ये पर्टिकुलर D201 प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया तो D201 के बारे में ऐसा पता लगा कि जो उसका फर्स्ट फ्लोर है और जो सेकंड फ्लोर है ये ऑलरेडी आशा देवी के देवर, मतलब आशा देवी के हस्बैंड के छोटे भाई आशा देवी के देवर के पास है और वो अपना वहाँ पे बिजनेस कर रहा है. नाउ द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन द एपेलेंट हैड सजेस्टेड दैट इफ नॉट ऑन द फर्स्ट और सेकंड फ्लोर द रिस्पोंडेंट सन कैन ऑक्यूपाई द बेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी D201. अपेलेंट कह रहे हैं चलो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पे उनका देवर बिजनेस कर रहा है ना, चलो ग्राउंड फ्लोर पे कर ले. अगर बेटे को प्रॉपर्टी में कुछ स्टोर खोलना ही है तो ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट में बना ले. Having so noted, the High Court has observed that the appellant impliedly admitting that the husband of the respondent is not the owner of the ground floor of a property number D201. इस वजह से यहाँ साफ पता लगता है कि जो प्रॉपर्टी D201 है वो ओनर की मतलब हस्बैंड की नहीं है. द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट द appellant has not specifically pleaded in his written submission that the ground floor of property D201 is owned by the husband of the respondent. और कह रहे हैं ऐसा appellant ने कहीं भी मेंशन भी नहीं किया है कि ये D201 जो प्रॉपर्टी है वो उनके हस्बैंड की है. चलिए छोड़िए. In such facts and circumstances, the court recorded concurrent finding of fact that ground floor of property D201 does not belong to husband of the respondent, and thus the question of its suitability as an alternative accommodation does not arise in the present case. तो यहाँ पे D201 की फाइंडिंग को तो उन्होंने किनारे कर दिया. उन्होंने बोला कि भाई हम इसको तो कंसिडर कर ही नहीं सकते क्योंकि जो ये D201 वाली प्रॉपर्टी है ये तो उनके देवर के नाम पे है, ना ही उनके हस्बैंड के नाम पे है, ना ही आशा देवी के नाम पे है. तो वहाँ D201 में तो बात होगी ही नहीं क्योंकि वो तो उनके देवर के नाम पे है. In light of the above, additional rent controller and High Court rightly concluded, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे रही है कि जो एडिशनल रेंट कंट्रोलर है और जो हाई कोर्ट उन्होंने बिल्कुल राइटली कंक्लूजन दिया दैट नो अल्टरनेटिव प्रीमाइसेस वाज लेइंग वेकेंट फॉर रनिंग बिजनेस ऑफ रिस्पोंडेंट सन. देयरफॉर द हाई कोर्ट राइटली रिलाइड ऑन द रेशियो का मतलब है कि पूरी जजमेंट अनिल बजाज और वर्सेस विनोद आहूजा की नहीं ली, कुछ पोर्शन लिया टू होल्ड दैट इट इज परफेक्टली ओपन टू द लैंडलॉर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं ये लैंडलॉर्ड का डिसीजन होना चाहिए टू चूज अ मोर सुटेबल प्रीमाइसेस फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस बाय हर सन एंड द रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय द एपेलेंट एज टू फ्रॉम विच शॉप हर सन शुड स्टार्ट द बिजनेस फ्रॉम. वो कहते हैं ये टेनेंट का राइट है ही नहीं कि वो ओनर को ये बोल सके कि आप अपने बेटे को किसी और प्रॉपर्टी पे बिजनेस करवाइए या वो उनको सजेशन दे सके. जब आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, आप अपने बेटे को बिजनेस करवा के देना चाहते हो तो ये आपका डिसीजन है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी पे बिजनेस करवाना चाहते हो. The concurrent findings recorded by the court below are based on the evidence and materials on record. Therefore, we do not find any infirmity warranting interference with the impugned judgment. और यहाँ अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको बिल्कुल नहीं लगता कि हाई कोर्ट से गलती हुई है, हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. चलो, तो ये तो बात होगी केस नंबर 14 की. आई थिंक सुनो, हाँ केस नंबर 14 की. चलो, तो 3 केसेस हमारे आज की वीडियो में भी हो गए, 2 और बचे हैं. आइए उनको भी करते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं. कहते हैं लिखा केस नंबर 15 केस है इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड, एक कंपनी, नाम दे देते हैं कंपनी, वर्सेस स्पेशल डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब स्पेशल ईडी, हम यहाँ पे बोल देते हैं ईडी, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट. कहते हैं जो ये केस हो रहा है वो कंपनी और ईडी के बीच में हो रहा है. फेरा 1973, ऑल्दो बहुत पुराना केस है, अब खत्म हो चुका है, फेमा एक्ट आ चुका है उसकी जगह, बट फिर भी पुराना मैटर है तो पुराने लॉ के अकॉर्डिंगली ही चलेगा. फेरा 1973 का मैटर है. कहते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ द बिल ऑफ एंट्री टू सब्सटेंशिएट द आउटवर्ड रेमिटेंसेज अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ मटेरियल. कहते हैं फेरा 1973 में ऐसा लिखा था कि अगर आपने किसी ऑथराइज्ड डीलर से, फेमा आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा. कहते हैं अगर हमको कोई चीज़ इंपोर्ट करानी है, फॉरेन कंट्री से मंगानी है, से हमको यूएस से कुछ सामान इंपोर्ट कराना है. अब यूएस में बैठी पार्टी हमसे कहती है मिस्टर इंडियन, हमको इंडियन रुपी नहीं चाहिए, हमको आपकी फॉरेन करेंसी चाहिए, हमको डॉलर पैसे में पैसा चाहिए. अब इंडियन कहता है, सपोज मैं इंपोर्ट कराने जा रहा हूँ यूएस से कुछ कॉमोडिटी अपने बिजनेस के लिए से. अब मैंने अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ कॉमोडिटी इंपोर्ट करानी है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम यूएस, और वहाँ पे अमेरिकन डॉलर्स की डिमांड की जा रही है. अब मैं अमेरिकन डॉलर कहाँ से लाऊं? मैं अपने इंडिया में ऑथराइज डीलर के पास जाऊंगा जो आरबीआई के थ्रू ऑथराइज है. मैं उनसे बोलूंगा ऑथराइज डीलर हमसे इंडियन रुपी ले लीजिए, हमसे क्या ले लीजिए, इंडियन रुपी ले लीजिए और हमको डॉलर दे दीजिए. इंडियन रुपी ले लीजिए, डॉलर दे दीजिए, और वो डॉलर हम देंगे किसको? उस यूएस वाली पार्टी को. अब यहाँ फेरा में लिखा हुआ था कि अगर आपने ऑथराइज डीलर से फॉरेन करेंसी ली है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, क्योंकि ऑथराइज डीलर हमसे पूछेगा मिस्टर गगन आपको ये डॉलर क्यों चाहिए, मैं बोलूंगा कि मेरे को वहाँ से सामान इंपोर्ट कराना है, वो डॉलर में पैसा मांग रहे हैं, मेरे को दे दीजिए. ये तब की बात करो 1973 के अकॉर्डिंग, है ना. अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमने इंडियन रुपी दिए
फॉरेन करेंसी ले ली और फॉरेन करेंसी यूएस में पार्टी देने वाले को कर दी। फेरा में ऐसा लिखा हुआ था कि आप जब भी इंपोर्ट करिएगा, कोई भी सामान इंपोर्ट करिएगा, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करिएगा, तो पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को जरूर बताइएगा कि आपने वो इंपोर्ट कर लिया या नहीं कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऑथराइज डीलर को बोला कि आप इंपोर्ट करने जा रहे हो, फॉरेन करेंसी ले ली लेकिन इंपोर्ट किया ही नहीं। उसके लिए एक फॉर्म फाइल करना होता था, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री जिसको नाम दिया गया। नाउ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड आफ्टर लैप्स ऑफ 6 ईयर्स। ईडी प्रोसीडिंग कर रहा है कि इस कंपनी ने तो जब सामान इंपोर्ट किया तो बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया। तो भाई ये बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया तो कब नहीं किया? कहते 6 साल के बाद ये बातें अराइज हो रही हैं। वेदर सस्टेनेबल, हेल्ड नो। और ये क्या ऐसे ईडी एज सच इन बिल ऑफ एंट्रीज की कॉपी की डिमांड कर सकता है ऐसे 6-6, 8-8 साल के बाद? तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकता, दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर है। आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलो, कहते देखो क्या लिखा। कहते लिखा है शो कॉज नोटिस वाज इशूड अंडर फेरा टू द एपेलेंट। एपेलेंट कौन है? कंपनी। और शो कॉज नोटिस किसने सर्व की है? स्पेशल ईडी ने, ठीक है। एलिजिंग, आरोप लगाते हुए, दैट दाउ फॉरेन एक्सचेंज वाज रेमिटेड, हाउएवर the appellant failed to submit exchange control copy of bill of entry for confirmation of having imported the material for which the amount was remitted। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज रेमिट हुआ है, पैसा बाहर गया है, लेकिन जब पैसा बाहर गया तो एक बिल ऑफ एंट्री की कॉपी फाइल होनी चाहिए थी। और उस बिल ऑफ एंट्री की कॉपी में क्या लिखा होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सामान आपने इंपोर्ट किया वो इंडिया आ गया या नहीं आ गया। आपको ये प्रूफ देना होता है कि वो जो सामान आया है उसकी वैल्यू कितनी है और आपने जो इंपोर्ट करने के लिए पैसा विड्रॉ किया था फ्रॉम ऑथराइज डीलर इन फॉरेन करेंसी वो कितना था। और यहाँ पे स्पेशल ईडी शो कॉज एससीएन सर्व करके बोल रहा है कि आपने वो बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की, दस ही हैड वायलेटेड। इसीलिए बोला गया, स्पेशल ईडी कह रहे हैं आपने वायलेशन की है ऑफ सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ द फेरा रेड विद चैप्टर 7A पॉइंट नंबर 20 सब क्लॉज 1 ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल 1995। 3 चीज़ों का स्पेशल ईडी कह रही है वायलेशन कर दिया आपने, ये मैंने मार्क कर दिया। इन तीनों के बारे में मैंने आपको नीचे दे भी दिया कि इन तीनों पॉइंट्स में लिखा गया था, ये प्रोविजन थे क्या, आइए देखते हैं। कहते हैं आउट ऑफ द 9 इंपोर्ट्स एलिज्ड, कहते हैं स्पेशल ईडी ने बोला कि 9 इंपोर्ट आपने किए हैं जो एलिगेशन जिनके रिगार्डिंग लगाए गए हैं। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाज सेटिस्फाइड विद 6 एंड एज नो बिल ऑफ एंट्री वाज बाय द एपेलेंट फॉर 3 रेमिटेंसेस। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह रही है 9 इंपोर्ट इन्होंने किए थे जिसमें से 6 की कॉपी तुमको मिल गई है, 3 की नहीं मिली है। Therefore, a penalty of ₹15 lakh was levied on the appellant। 9 में से 6 की कॉपी मिल गई है, 3 नहीं मिली, इस वजह से स्पेशल ईडी ने यहाँ पे 15 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है। Now aggrieved by the order of the adjudicating authority, the appellant preferred an appeal before the appellate tribunal, where the pre-deposit penalty was dispensed with. However, the appeal was dismissed। कहते हैं अब कंपनी इस अमाउंट 15 लाख की पेनल्टी से सेटिस्फाइड नहीं थी, इस वजह से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट उन्होंने अपील की अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ऑल्दो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपनी को इतनी तो रिलैक्सेशन दी कि आप अमाउंट प्री डिपॉजिट ना कराइए, मतलब जब तक मैटर चलेगा तब तक डिपॉजिट अभी ना करवाइए। अगर आपके फेवर में आ गया तो बच जाएंगे, नहीं आया तो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और फाइनली उन्होंने अपील डिसमिस कर दी। अब अपील डिसमिस कर दी मतलब कंपनी के अगेंस्ट अगेन मैटर आ गया, अब कंपनी को फिर से 15 लाख रुपए देने की लायबिलिटी आ गई। इसी वजह से प्रेजेंट अपील फाइल की गई है बाय द कंपनी इनोवेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड। अब हम पहले पढ़ते हैं कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 क्या है। आप भी अगर पढ़ना चाहें तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके पढ़िए, नहीं तो अदरवाइज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं वेयर एनी फॉरेन एक्सचेंज इज एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन, कहते हैं कहीं पे भी फॉरेन एक्सचेंज इज एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन अदर देन एन ऑथराइज डीलर और अ मनी चेंजर फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। अब अगर हम पढ़ें तो हम इतना पढ़ते हैं, कहते हैं वेयर एनी फॉरेन एक्सचेंज, किसी भी तरीके की अगर किसी एक इंडियन को फॉरेन करेंसी मिलती है फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, और वेयर एनी पर्सन हैज बीन परमिटेड कंडीशनली टू एक्वायर फॉरेन एक्सचेंज, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम परमिशन दे देते हैं कि हाँ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी रिसीव कर लो, द सेट पर्सन शैल नॉट यूज द फॉरेन एक्सचेंज सो एक्वायर्ड अदरवाइज देन फॉर दैट पर्पस, or as the case may be, fail to comply with any condition to which the permission granted to him is subject, and where any foreign exchange so acquired cannot be so used or the condition cannot be complied with, the said person shall within a period of 30 days from the date on which he comes to know that such foreign exchange cannot be used or the condition cannot be complied with, sell the foreign exchange to an authorized dealer or to a money changer। Crux of the story, कहते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास, हम जनरली यहाँ पे बोलते हैं कि इंडियन के पास, अगर किसी भी तरीके से उसके हाथों में कोई फॉरेन एक्सचेंज आती है और वो फॉरेन एक्सचेंज उसने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया होगा, से इंपोर्ट कराने के लिए लिया होगा और कुछ कंडीशंस पे लिया होगा। कहते हैं मान लो अगर वो उसने इंपोर्ट नहीं किया
तो फॉरेन करेंसी ली थी इंपोर्ट करने के लिए बट इंपोर्ट ही नहीं किया, तो यहाँ बोला गया 30 दिन के अंदर अंदर वो पर्टिकुलर अमाउंट वापस कर दे टू द ऑथराइज्ड पर्सन बाय द इंडिया। ठीक है, अगर जिस कंडीशंस पे वो पैसा लिया गया था वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्टिकुलर पर्सन की कि वो लिया हुआ फॉरेन एक्सचेंज वापस कर दे टू द ऑथराइज्ड पर्सन विद इन 30 डेज। ये बातें लिखी हुई थी। मतलब जिन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे, जिन पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने फॉरेन करेंसी रिसीव की थी, अगर उन ग्राउंड्स पे, उन पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उन कंडीशंस के साथ आप उस पैसे को यूज नहीं कर रहे हैं तो वापस कर दो। क्या करोगे इंडिया में डॉलर रख के? बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 क्या कहते हैं, आप बस पे आते हैं। कहते लिखा फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट वेयर अ पर्सन एक्वायर्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज फॉर सेंडिंग और ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी गुड्स but sends or brings no such goods or does not send or bring goods of a value representing the foreign exchange acquired। कहते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 इसको और कंटिन्यू आगे बढ़ाता है और वो ये बोलता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने फॉरेन करेंसी ली है बाहर भेजने के लिए, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री से कुछ गुड्स मंगाना चाह रहा है, अगर गुड्स आई ही नहीं तो फिर फॉरेन करेंसी वापस करो। अगर गुड्स आई बट आपने इंपोर्ट करने के लिए पैसा लिया था से $10,000 और सामान आया है सिर्फ $6,000 का, तो बचा $4,000 कहाँ गया? कहते हैं ऐसे सिचुएशन में इट शुड विद इन अ रीजनेबल टाइम और सेंड्स और ब्रिंग्स एनी ऑफ अ गुड काइंड क्वालिटी और क्वांटिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट स्पेसिफाइड बाय हिम एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। आपने जब फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर किया तब आपने बोला हम एक पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट मंगवाने जा रहे हैं जो $15,000 का है, बाद में आपने मंगा लिया लोकल प्रोडक्ट जो $15,000 का तो छोड़िए $4,000 का है, तो ऑथराइज डीलर कहता है सामान तो आया बट कंपनी अलग है, $11,000 का क्या किया, इसका बताइए क्या होगा। तभी यहां पे बोला गया अनलेस द कंट्रारी इज प्रूव्ड बी प्रिज्यूम्ड नॉट टू हैव बीन एबल टू यूज द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पस फॉर व्हिच ही एक्वायर्ड इट टू हैव यूज्ड द फॉरेन एक्सचेंज सो एक्वायर्ड अदरवाइज देन फॉर द पर्पस। और कहते हैं अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो हम ये मान के ही चलेंगे कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने ये फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर की उसने गड़बड़ की, हम गड़बड़ मानेंगे, हम मान के चलेंगे कि गड़बड़ हुई है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए उसने पैसा लिया उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, कॉमोडिटी मंगाई कोई और, एक्सप्रेस कोई और की गई थी, गलत है। या तो वापस कर दो, इंटीमेट कर दो, नहीं किया तो हम आप ही के ऊपर बर्डन डालेंगे, आप ही कल्प्रेट हो गए, गिल्टी हो गए। ठीक है, कहते हैं ना चैप्टर 7A.201 ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल 1995 जिसको रेफर किया गया, यहाँ पे क्या लिखा, कहते हैं इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर्स टू सबमिट एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी। देखो यहाँ पे लिखा, कहते हैं ऑब्लिगेटरी है मतलब मैंडेटरी है, किसके पार्ट पे, ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर्स, कि वो सबमिट करें एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री for home consumption, postal, wrappers to the authorized dealers through whom remittance was made। कहते हैं क्या बोला जा रहा है कि ये मैंडेटरी है उन इंपोर्टर्स के लिए, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, कि वो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी फाइल करें, भले ही वो उन्होंने सामान होम कंजम्पशन के लिए मंगाया हो, पोस्टल के थ्रू मंगाया हो, पैकेज्ड कमोडिटी मंगाई हो, आपको ये बिल ऑफ एंट्री की कॉपी सबमिट करनी होगी टू द ऑथराइज्ड डीलर थ्रू हुम रेमिटेंस वाज मेड एज एविडेंस दैट द गुड्स फॉर विच द पेमेंट वाज मेड हैव एक्चुअली बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया। और आप ये पर्टिकुलर कॉपी किसके पास फाइल करेंगे, विद द ऑथराइज्ड डीलर जहां से आपने वो पैसा रेमिट करवाया था। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये आप एविडेंस इसलिए दे रहे हो जिससे कि आप ये प्रूव कर सको कि ऑथराइज्ड डीलर हमने जो आपसे पैसा लिया था उसके बदले में देखिए ये कमोडिटी आ गई है। अब क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि जो यहाँ बिल ऑफ एंट्री की कॉपी फाइल करनी थी उसमें से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलती है कि इन्होंने 9 इंपोर्ट कराए, 6 तो इन्होंने कॉपी दे दी, 6 की रिगार्डिंग तो कॉपी दे दी बट 3 के रिगार्डिंग कॉपी नहीं दी। अब अपील फाइल की जा रही है और क्योंकि 15 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है, क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि बताइए क्या 15 लाख रुपए की पेनल्टी लगाना ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड के, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं द कोर्ट हैव रिपीटेडली हेल्ड दैट in quasi criminal proceedings the penalty should be not be imposed merely because it is lawful to impose the penalty। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं द कोर्ट यहाँ पे बार बार कह रही है कि जिन पर्टिकुलर कासी जुडिशियल बॉडीज लाइक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज जो प्रॉपर कोर्ट नहीं है बट कोर्ट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एंड ट्रिब्यूनल्स, उनको बोला सिर्फ आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के मैटर को डील करने की पावर दी गई है, पेनल्टी इंपोज करने की पावर दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठा के किसी के ऊपर भी पेनल्टी लगा दो। यू आर हैविंग पावर्स, दिस डजंट मीन कि आप अपनी पावर का जैसे मर्जी चाहो वैसे यूज करो। वेदर पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड और नॉट इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन टू बी एक्सरसाइज जुडिशियली एंड ऑन कंसिडरेशन ऑफ ऑल द रिलेवेंट सर्कमस्टांसेस। कहते हैं आपके पास पावर है पेनल्टी लगाने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेनल्टी लगाते फिरो, और अगर आपको पेनल्टी लगानी भी है तो पहले प्रॉपर डिसीजन लीजिए, चीज़ों को एनालाइज करिए, जुडिशियली उसको चेक करिए, अगर लगे कि हाँ ठीक है तो ही रिलेवेंट सर्कमस्टांसेस में आपको पेनल्टी इंपोज करिए।
जबरदस्ती ना लगा दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं फर्दर सिंप्लिसिटर फ्रॉम द नॉन कंप्लायंस ऑफ प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन दैट द फॉरेन एविडेंस वाज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट। कहते हैं ठीक है, हम ये मानते हैं कि चलो नॉन कंप्लायंस हुआ कि 3 बिल ऑफ एंट्री की कॉपी नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा भी कहीं प्रूफ नहीं हुआ, यह भी कहीं प्रूफ नहीं होता कि उन्होंने जो पैसा इंपोर्ट करने के लिए लिया था फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर, उन्होंने उस पैसे से कमोडिटी नहीं इंपोर्ट की। It is a trite law that is common knowledge that to impose a penal liability compliance should be sought within a reasonable time। कहते हैं ये बिल्कुल एक रीजनेबल, एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी के रिगार्डिंग पेनल्टी लगाना चाहते हो तो वो एक प्रॉपर टाइम में लगनी चाहिए। ऐसा नहीं 6-6, 10-10 साल के बाद लगाओगे तो भी चलेगा। एंड अ पर्सन कैन नॉट बी पेनलाइज फॉर नॉट रिटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स। और आप एक पर्टिकुलर पर्सन से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसने 13 साल तक एक पर्टिकुलर कॉपी को संभाल के रखा होगा, और 13 साल हो गए, आपने अभी तक इस पर्टिकुलर कॉपी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, तो अब क्यों रेज कर रहे हैं? During the course of the present appeal, exchange copy of bill of entry for transaction at serial number 2 had already been placed. However, despite best efforts, the appellant could not locate the exchange copies of the bill of entry for the other 2 transactions. कहते हैं कि appellant ने पूरी कोशिश की है बिल ऑफ एंट्री की कॉपी को प्रेजेंट करने की, बट वो फिर भी पूरी तरीके से कोशिश करने के बाद भी 2 की कॉपी सबमिट नहीं कर पाया, और इस वजह से आपने पेनल्टी लगा दी। ये गलत है, क्योंकि ये मैटर 13 साल पुराना है, इतना पुराना मैटर है, आप इस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग आज पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। सर ऊपर तो लिखा था 6 साल, नीचे लिखा 13 साल। बच्चे इन्होंने ना पुराने सारे बिल ऑफ एंट्रीज निकाले, और इन्होंने पुरानी सारी, वही वाली बात है ना, जब एक पर्टिकुलर मैटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने आया तो उन्होंने पुराने सारे कच्चे चिट्ठे निकाल दिए, और जो पेनल्टी लगा रहे हैं वो 13 साल पुराने बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे लगा रहे हैं। यहाँ यही बोला गया 13 साल तक कोर्ट संभाल के रखेगा बिल ऑफ एंट्री। लाइक कंपनी लॉ में भी आप पढ़ते हो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को 8 साल तक मेंटेन करना होता है, ठीक है। कहते हैं व्यू ऑफ द बिलेटेड शो कॉज नोटिस बीइंग सर्व्ड ऑन द एपेलेंट। कहते हैं जो बिलेटेड शो कॉज नोटिस थी, जो बाद में इतने टाइम बाद इशू की गई है, द डिफेंस ऑफ द एपेलेंट दैट इट वाज नॉट इन पोजीशन ऑफ द कॉपीज ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर द 2 ट्रांजैक्शन इज प्लॉसिबल। कोर्ट कहती है कि ठीक है, जो 3 में से अगर 2 बिल ऑफ एंट्री की कॉपी नहीं भी मिल रही तो हम मान सकते हैं कि शायद खो गई होगी, क्योंकि बाकी सबकी तो उन्होंने प्रूफ दिए, और वो तो कह रहे हैं सर हमने भी इसका भी प्रूफ दिया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को चेक करवाइए कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर नहीं मिल रहा तो शायद हमारे पास भी नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर होता तो हम जरूर देते। It cannot be held that the respondent has proved its allegation beyond reasonable doubt, and the copies of bill of lading probabilize that the remittance were utilized for import। और उनके पास बिल ऑफ एंट्री तो नहीं है, लेकिन बिल ऑफ लैडिंग है, जिसके बेसिस पे वो प्रूफ कर रहे हैं कि सामान इंपोर्ट हुआ था। Consequently, the impugned order passed by appellate tribunal and the adjudicating authority are set aside। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आपके पास पावर है पेनल्टी लगाने की, इसका मतलब ये नहीं कि जगह जगह पेनल्टी लगाते रहिएगा। जरा सर्कमस्टांसेस को देखिए, कंपनी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 13-13 साल तक बिल ऑफ एंट्री की कॉपी संभाल के रखें। उन्होंने प्रूफ दे दिए हैं कि उन्होंने सामान इंपोर्ट किया था बिल ऑफ लैडिंग के थ्रू, तो काम हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट केस पे आते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो की, और इसको भी कंप्लीट करने के बाद आज के टारगेट को भी हम अचीव कर लेंगे। आइए केस नंबर 16 को देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं लिखा है MGR इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। तो एक इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है, और एक एप्लीकेशन लग रही है, अपील फाइल हो रही है अगेंस्ट द यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। कहते हैं किसके रिगार्डिंग ये मैटर है। कहते लिखा है सेक्शन 12A ऑफ द यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर मैटर है, रेड विद आर्टिकल 243Q ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं दो प्रोविजन हम लोग को पढ़ने हैं। क्या लिखा है इंडस्ट्रियल एरिया नॉट नोटिफाइड पंचायत लेवाइड टैक्स। कह रहे हैं कि आप जब इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को पढ़ेंगे, चलो अभी पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद ही हम बात करते हैं फैक्ट्स की, क्योंकि जब तक आप ये प्रोविजन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको फैक्ट्स पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले पढ़ते हैं सेक्शन 12A, ये क्या कहता है। कहते लिखा नो पंचायत फॉर इंडस्ट्रियल टाउनशिप। कहते हैं सेक्शन 12A ऑफ यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया का क्या कहता है, 1976 का सेक्शन 12A क्या कहता है कि अगर किसी एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया है, अगर किसी एरिया को इंडस्ट्रियल टाउन डिक्लेयर कर दिया है, तो उस एरिया में पंचायत नहीं चलेगी। जो ये जिला पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, ये पंचायत वहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया होगी, ठीक है। कहते लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्रेरी इन एनी उत्तर प्रदेश एक्ट। कहते उत्तर प्रदेश एक्ट के किसी और प्रोविजन में जो मर्जी लिखा हो, हम सब कुछ किनारे करते हैं। ध्यान से देखिए क्या, वेयर एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज स्पेसिफाइड टू बी एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर द प्रोवाइजो टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 243Q ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखिए सेक्शन 12 क्या कह रहा है। कह रहे हैं यूपी के किसी और पर्टिकुलर लॉ में जो मर्जी लिखा हो, सब कुछ किनारे कर दीजिए। बोला गया अगर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया या उसका पार्ट जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज इंडस्ट्रियल टाउनशिप
अंडर द प्रोविजन ऑफ सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 243Q ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट area or part thereof, if included in a panchayat area, shall with effect from the date of notification made under the said proviso stand excluded from such panchayat area, and no panchayat shall be constituted for such industrial development area or part thereof under the United Province Panchayat Raj Act 1947 or the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Jila Panchayat Adhiniyam 1961. तो कुल मिला के यहाँ पे ये बोला गया कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर क्लॉज प्रोवाइजो टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 243 क्यू, ध्यान से इसको पढ़िएगा, प्रोवाइजो लिखा हुआ है, प्रोवाइजो टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 243 क्यू। ये सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर यूपी में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया या उसके किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर प्रोवाइजो टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 243 क्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस इंडस्ट्रियल टाउनशिप पे अब कोई भी पंचायत वर्क नहीं करेगी। अगर वहां ऑलरेडी पंचायत थी, अब उसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो अब वो पंचायत वहां से खत्म हो जाएगी, ठीक है। And any panchayat constituted for such industrial development area or part thereof before the date of such notification shall cease to exist. अगर कोई उस पर्टिकुलर एरिया की पंचायत है भी तो अब वो वहां पे काम नहीं करेगी। चलो सेक्शन 12 तो समझ में आ गया। आओ जरा सेक्शन 2 आर्टिकल 243 क्यू भी पढ़ लेते हैं और उसका प्रोवाइजो भी पढ़ लेते हैं ध्यान से, क्योंकि इसी प्रोवाइजो के रिगार्डिंग यहाँ बोला गया। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं आर्टिकल 243 क्यू दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। जैसे हमारे एरिया में आपने सुना होगा नगर पालिका होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर पंचायत होती है, नगर निगम होती है। ये क्या है तभी देखो लिखा है, कहते हैं देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 243 कि हर स्टेट में बॉडी कंस्टिट्यूट करिए विद द नेम ऑफ नगर पंचायत फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, दैट इज टू से एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल एरिया टू एन अर्बन एरिया। ऐसे एरिया में जो रूरल और अर्बन के बीच में है, छोटे गांव के लिए आप क्या बनाइए, नगर पंचायत। गांव में तो ग्राम पंचायत चलती है, अगर गांव बड़ा होता चला जाता है, अर्बन एरिया से मिलते वाला होता है, तो वो नगर बन जाता है और उसको हम बोल देते हैं नगर पंचायत। फिर इससे भी बड़ा तो कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया। अगर अर्बन एरिया है लेकिन छोटा है, छोटी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल बनेगा। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर अ लार्ज अर्बन एरिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तभी आप देखते हैं दिल्ली में हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े एरिया, मतलब छोटे से बड़े पे चलते हैं। तो छोटे से बड़े पे अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले आई नगर पंचायत, सबसे छोटे एरिया के लिए, छोटे नगर के लिए। इससे बड़े एरिया के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इससे भी बड़े एरिया के लिए म्युनिसिपल काउंसिल, और उससे भी बड़े एरिया के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कहते फिर प्रोवाइजो पढ़ते हैं। कहते प्रोवाइजो में क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट अ म्युनिसिपैलिटी अंडर दिस क्लॉज मे नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन सच अर्बन एरिया or part thereof as the governor may, having regard to the size of area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may be deemed fit by public notification is specified to be a industrial township. प्रोवाइजो कहता है कि उस एरिया में आपको ये क्लॉजेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है जिस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग गवर्नर नोटिफिकेशन के थ्रू बोल दे कि हाँ ये इंडस्ट्रियल टाउन एरिया हो गया, क्योंकि अब उन एरियाज में पंचायत की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो वहाँ की इंडस्ट्रीज मिलके उन सारी चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इस प्रोवाइजो में बोल दिया गया कि अगर आपका एरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप में आ जाता है तो वहाँ पे ऐसा कोई भी पंचायत बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, सेक्शन 12A भी हो गया, सेक्शन आर्टिकल 243 क्यू का प्रोवाइजो भी हो गया, क्लॉज 1 भी हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं केस क्या है, ध्यान से देखिए। कहते लिखा एपेलेंट नंबर 1, एपेलेंट नंबर 1 यहाँ पे कौन है, MGR इंडस्ट्रीज एसोसिएशन is an industries association whose members are running small industries in हापुड़। कहते हैं ये एसोसिएशन, इसको नाम दे देते हैं, कहते हैं ये जो एसोसिएशन है ये कह रहे हैं कि सर हम लोग का स्मॉल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं हापुड़ में ना। जिला पंचायत हापुड़, कहते हैं हापुड़ की जिला पंचायत इनिशिएटेड प्रोसीडिंग फॉर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स फॉर मेंबर्स ऑफ द एपेलेंट एसोसिएशन विच वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाय वे ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट। कहते हैं अब हापुड़ की जहां पर इनकी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगी हुई, उस हापुड़ की जिला पंचायत टैक्स वसूल रही है इस एसोसिएशन से, और एसोसिएशन इस टैक्स वसूलने की प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं है। इस वजह से उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन लगाई है बिफोर स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन इंडस्ट्रियल एरिया,
और वो एसोसिएशन कह रहा है कि सर जिला पंचायत तो यहाँ काम कर ही नहीं सकती क्योंकि हमारा एरिया कैसा है, इंडस्ट्रियल एरिया अंडर यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 दैट इज सेक्शन 12A एंड देयरफॉर नो पंचायत टैक्स कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट। अब देखिए, अगर तो सच में वो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां जिला पंचायत का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो जिला पंचायत वहां पे टैक्स ले सकती है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज डेवलप देयर। ठीक है, ये तुमको समझ में आ गया, तभी इसलिए हम लोगों ने बोला था लॉ पहले पढ़ लेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। कहते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कहना क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड दैट ऑल्दो द एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडस्ट्रियल एरिया अंडर द एक्ट, लेकिन सिर्फ एक्ट से काम नहीं चलेगा, but no notification having being issued as industrial township within the meaning of article 243 sub article 243q clause 1 of the proviso of the constitution। कहते हैं भले ही यूपी एक्ट में, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में उसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया हो, लेकिन हम प्रोवाइजो में पढ़कर आए थे कि गवर्नर उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देगा और उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएगा। ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, जिसकी वजह से दोनों चीजों का प्रोविजन फॉलो होना चाहिए था। एक का तो हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं हो रहा, जिसकी वजह से द जिला पंचायत, नगर पंचायत इज एंटाइटल्ड टू रियलाइज टैक्स एंड एपेलेंट्स कैन नॉट क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेशन बाय द लोकल अथॉरिटी। क्या पॉइंट समझ में आ गया? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे 12A भी फॉलो हो और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243Q क्लॉज 1 का प्रोवाइजो भी फॉलो हो, और उसके प्रोवाइजो में लिखा था कि गवर्नर नोटिफाई करे, गवर्नर क्या करे, नोटिफाई करे एक इंडस्ट्रियल एरिया को एज इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तो ही उसके ऊपर पंचायत का राज खत्म होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ सेक्शन 12A की वजह से हम पंचायत को खत्म नहीं कर सकते। और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि एसोसिएशन, आप जिस हापुड़ एरिया की बात कर रहे हो वो इंडस्ट्रियल एरिया तो है, हम इसमें कोई भी शक नहीं रखते, लेकिन उसको सेक्शन 243Q क्लॉज 1 के प्रोवाइजो का पार्ट नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम पंचायत से पंचायत टैक्स लगा सकती है। Now, aggrieved by the order of the state government, appellants challenged the decision before the High Court under a writ, which was dismissed by upholding the decision of the state government. अब MGR एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पहुंचे कहाँ पे? हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट की बात को ही ठीक माना। Now again aggrieved by the judgment of the High Court, the appellants have filed this appeal। अब हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड क्योंकि नहीं है एसोसिएशन, इस वजह से उन्होंने अपील फाइल कर दी है। कहाँ पे भाई? फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अपील अगेन डिसमिस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को क्या कर दिया है? डिसमिस कर दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे क्या कर दिया है? अपील को डिसमिस। और उन्होंने भी बोला कि सच में आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल में भी कवर ही नहीं हुआ, इस वजह से हम उसको यहाँ पर एग्जाम नहीं कर सकते। ध्यान से कहते हैं, इन द केसेस बिफोर अस इट हैज बीन प्लीडेड दैट एनी नोटिफिकेशन रेफरेबल टू प्रोवाइजो टू आर्टिकल 243Q1 हैज येट बीन इशूड। कहते हैं ये बात तो सच है कि भाई अभी तक आर्टिकल 243 के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी वो नहीं है। It shall also be relevant to refer the judgment of this court in Sahaj Gram Panchayat versus State of Gujarat and others of 1999, where this court had occasion to consider the proviso of this in the context of Gujarat Industrial Development Act 1962। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ऐसा मैटर हमारे सामने पहले भी आ चुका है, बट वो स्टेट ऑफ यूपी के रिगार्डिंग नहीं था, वो स्टेट ऑफ गुजरात के रिगार्डिंग था, वहां पे भी यही पॉइंट्स रेज किए गए थे। अब उसी पर्टिकुलर केस के आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, एक पैराग्राफ नंबर 10 और एक पैराग्राफ नंबर 11। आइए पढ़ते हैं इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। कहते लिखा था, गुजरात म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1962 वाज अमेंडेड ऑन 28 अगस्त 1993 इन व्यू ऑफ द इंसर्शन ऑफ पार्ट 9A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A डाला गया था तब गुजरात ने अपने म्यूनिसिपैलिटी एक्ट को अमेंड किया था। कहते हैं सेक्शन 264A वाज सब्सटेंशियली अमेंडेड। सेक्शन 264A कहाँ का? सेक्शन 264A इस पर्टिकुलर गुजरात म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का, उसको वहां पे अमेंड किया गया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A डाला गया और उसी पार्ट 9A में ये आर्टिकल 243Q डाला गया। इट नाउ प्रोवाइडेड दैट सेक्शन 264A अब क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर नोटिफाइड एरिया मीन्स एन अर्बन एरिया और पार्ट देयर ऑफ इज स्पेसिफाइड टू बी एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरिया अंडर द प्रोवाइजो ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सेक्शन 264A जो गुजरात म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का था, उन्होंने भी वहां पे साफ साफ लिख दिया कि अब नोटिफाइड एरिया मींस वो इंडस्ट्रियल एरिया जिसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर दिया जाए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। Thus, as a result of this amendment in the Gujarat Municipality Act, an industrial area under Gujarat Industrial Development Act, which is notified under Section 16 of the Gujarat Industrial Development Act, would become a notified area under Section 264A and would mean an industrial township area under the proviso of Article this। कह रहे हैं अब इस वजह से, इस अमेंडमेंट की वजह से ये हो गया कि गुजरात में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप तभी बनेंगे जब आर्टिकल 243Q का भी प्रॉपर कंप्लायंस हो जाए। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी हैं।
ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लॉ की वजह से उसको इंडस्ट्रियल एरिया तो डिक्लेयर कर सकती है। क्या डिक्लेयर कर सकती है? इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन अगर उस इंडस्ट्रियल एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनना है तो उसको फिर आर्टिकल में आना पड़ेगा। और कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 243 QR के क्लॉज 1 के प्रोवाइजो में। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पैराग्राफ नंबर 10 तो ये, पैराग्राफ नंबर 11 क्या कहता है? कहते लिखा, ऑन 7 September 1983 द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इशूड अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 16 ऑफ दिस particular act declaring Kalol industrial area as a notified area under section 264A of the Gujarat Municipality Act, and by another notification dated this, the government of Gujarat excluded the notified area from Saj Gram Panchayat under this। और कहते हैं इसी वजह से उन्होंने 7 September 1983 में गुजरात ने उसको एक इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया। और इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करने के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन का 243 आर्टिकल उस प्रोवाइजो में उसको नोटिफाई कर देता है तो वो टाउनशिप बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं। Thus, for treating industrial area as industrial township, notification under proviso to article this was contemplated, which was the statutory scheme under 1976 Act is also required। यहाँ वर्ड ऐड कर लीजिएगा, required। कहते हैं इस वजह से अब साफ क्लियर हो गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप अगर बनना है तो नोटिफिकेशन आनी चाहिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द गवर्नर। ठीक है। Now, in view of the foregoing decision, we are of the view that it was rightly held by High Court that exemption under Article 12 section, यहाँ पे आर्टिकल ना लिखिएगा, सेक्शन लिख लीजिएगा, Section 12A of this 1976 Act was not available in the facts of the above case. Therefore, the appellant were not entitled for the relief claimed in the writ petition. In the result, the appeal is dismissed। तो पंचायत वहाँ पे गवर्न करेगी, पंचायत वहाँ पे टैक्स लगाती है तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रोविजंस का अभी कंप्लायंस नहीं हुआ। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों ही केसेस समझ में आ गए होंगे। पांचों केसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हम लोगों ने तीसरी वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हम कह सकते हैं येस वी कैन प्राउडली से कि हम लोगों ने 15 केसेस कर लिए हैं और मुश्किल से आपको 3 से 3.5 घंटे लगे होंगे और आपके 15 केसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रखिएगा इन क्लासेस को। और आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे नए 5 केसेस के साथ। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय।